गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आगे हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास 10 में, अभी तक विटामिन पढ़े हैं, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान की परिभाषा आपको बताया गया और उसके बाद में जनन पढ़ाया गया है। आज हम आप लोगों को पाचन पढ़ाएंगे। तो पाचन सभी लोग जानते हो कि पाचन तो पाचन में क्या है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग भोजन करते हैं, फिर वो हमारे शरीर में क्या होता है, पचित होता है और पचित होने के बाद में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें वो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए कार्य करते हैं। तो पाचन, जैसे यहाँ पर हेडिंग डाला गया है पाचन। अब पाचन की परिभाषा क्या है? जटिल भोज पदार्थ को सरल भोज पदार्थ में बदलने की क्रिया को क्या कहते हो? पाचन कहते हो। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जटिल भोज पदार्थ को सरल भोज पदार्थ जटिल भोज पदार्थ को सरल भोज पदार्थ में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। एक तो यहाँ पर देखिए, जटिल भोज पदार्थ को सरल भोज पदार्थ में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब पाचन, जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी, तो उस समय किस अवस्था में आपको दिखाई देती है? जटिल। लेकिन जब उसको आप कहाँ डालते हैं? मुख गुहा में डालते हो। तो मुख गुहा में आप क्या करते हैं? दांतों की सहायता से उसको काटते हो, कूचते हो, पीसते हो, फिर वो किस में बदलता है? सरल में बदलता है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? मतलब पाचन तंत्र, आपके शरीर में पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग आते हैं? तो पहला जो होता है पाचन तंत्र, यहाँ पर आपको लिख देना है, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या है? मुख गुहा। नंबर 2 ग्रास नली। नंबर 3 आमाशय। नंबर 4 आंत। तो ये 4 भाग। अब मुख गुहा में क्या आता है? आप लोग जानते हो, जो मुख होता है। अब मुख में क्या होता है? जैसे आपने मुख को देखा कि ये मनुष्य का मुख है, ये मान लीजिए मनुष्य का मुख है। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि ये क्या है? 2 ओंठ हैं, एक ऊपरी ओंठ होता है और एक निचली ओंठ होता है। तो 2 ओंठ, इसको हम क्या कहते हैं? चल ओंठ कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? चलता रहता है। ठीक। इसके अंदर, मुख के अंदर क्या देखते हैं? मुख गुहा के अंदर पहला ओंठ होता है, दूसरा क्या है? दांत होता है। जो आप मुख को खोलते हैं तो आपका दांत दिखाई देता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत आप लोगों को पता है कि दांत जो होता है मुख गुहा में दांत, अब दांत जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या है? अस्थायी दांत। नंबर 1 अस्थायी दांत और नंबर 2 अस्थायी दांत।
अस्थाई दांत, अस्थाई दांत को दूध का दांत भी कहते हैं। ठीक, तो अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 20 होती है, और अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ठीक, तो यहाँ पर अस्थाई दांत आपको बताया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 20 होती है, और अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब 20 दांत अस्थाई दांत किस में पाए जाते हैं, किस उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि 6 माह, जो 6 माह की आयु, जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद में 6 माह का जब वो होता है तो उसमें क्या होते हैं, दांत निकलना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 6 माह की आयु से लगभग क्या होता है, लगभग 12 वर्ष तक बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। कौन सा दांत होता है, अस्थाई दांत, जिसे हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। और ये 6 माह की आयु से लगभग 12 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। अस्थाई दांत जो होते हैं क्या होते हैं, कभी कभी कहते हैं कि दूध के दांत गिर गए, तो दूध के दांत जब अगर टूटते हैं या किसी कारण गिरते हैं तो किसमें फिर दूसरा दांत जब निकलता है तो कौन सा दांत निकलता है, अस्थाई दांत निकलता है। तो अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ये 12 वर्ष से ऊपर से लेकर और वृद्धावस्था तक कौन से दांत रहते हैं, अस्थाई दांत रहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो ये हो गया मुख गुहा में, आगे हम बताएंगे दांत, लेकिन जैसे अभी मुख गुहा में पाचन पढ़ रहे हो तो पाचन में ये आपको पता है कि मुख गुहा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ओठ होते हैं, दूसरा आपको दांत होता है। दांत 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। एक क्या होता है, अस्थाई दांत, जिसे हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। दूसरा जो होता है अस्थाई दांत, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई दांत, जो वृद्धावस्था में होता है। ठीक, तो इसकी संख्या 20 होती है, इसकी संख्या 32 होती है। अब इसको हम इसका वितरण जो है आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही याद करना है मुख गुहा के अंदर की दांत 2 प्रकार। दूसरा ओठ आपको बताया ही गया। अभी क्या होता है, मुख गुहा के अंदर, इसी के अंदर दांत, जब दांत आप खोलते हैं, जबड़े को खोलते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है, जीभ दिखाई देता है। तो जीभ भी आप देखते हैं, जीभ, अब जीभ जो होता है आप देखते हैं कि इस आकार में आपको जीभ दिखाई देती है। तो जीभ जो होता है, अब जीभ से हमें क्या कार्य होता है, जीभ क्या कार्य करता है मुख गुहा में, तो आपको देखना है कि जीभ जो होता है हमें क्या देता है, स्वाद का अनुभव हमें कौन कराता है, जीभ कराता है। ठीक, अब जीभ में कितने प्रकार के स्वाद होते हैं, कितने प्रकार के स्वाद का अनुभव हमें कराता है, तो ये आपको समझना है। तो जैसे हम नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा, 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव हम किससे करते हैं, जीभ से करते हैं। जीभ हमें क्या करता है, जीभ का कार्य क्या होता है, ये स्वाद का अनुभव करता है, बोलने में सहायता करता है, मुख गुहा की सफाई करता है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी कि आपके दांत में कोई तिनका अगर आपके दांत में कहीं फंस जाता है, तो जब फंस जाता है तो आप क्या देखते हैं, जब तक उसको आप निकालते नहीं हैं या वो निकल नहीं जाता है, जब तक आपका जीभ जो होता है बार बार उस खरके को क्या करता है, टच करता रहता है। और जब आप उसे निकाल देते हैं तो वो क्या होता है, तो जीभ जो होता है मुख गुहा की आपकी सफाई करता है। उसके बाद जैसे बोलते हो, कुछ बोलते हो तो बोलने में भी सहायता कौन करता है, जीभ करता है। आप खाते हो, खाना खा रहे हो, लेकिन अगर खाने में स्वाद का अनुभव नहीं होता है तो भोजन आपके लिए क्या होता है, बेकार होता है। तो जीभ हमें क्या करता है, स्वाद का भी अनुभव देता है। तो इसका भी विवरण मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये जानिए मुख गुहा के अंतर्गत आता है, जीभ आता है, दांत आता है। ठीक, तो जीभ आपको बता दिया गया कि ये 4 प्रकार के स्वादों का अनुभव करते हैं। अब जैसे जीभ का ये आंतरिक भाग होता है, ये जो होता है अग्रभाग होता है, ये जो होता है मध्य भाग होता है। तो इसमें जो आंतरिक संरचना की ओर होती है, इस भाग को, यहाँ से आपको क्या होता है, कड़वा अनुभव होता है, कहते हो बहुत कड़वा है, खाते हो। आगे भाग से क्या होता है, मीठा अनुभव होता है।
और फिर मध्य भाग में क्या होता है, नमकीन और तीखा। ठीक, तो ये जीभ आपका स्वाद का अनुभव कराता है। फिर क्या होता है, मुख गुहा के अंदर क्या होता है, तालु, ताल आता है, ताल का नाम सुना होगा। तो ताल जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं, अभी हम आपको मुख गुहा ही बता रहे हैं। तो ताल जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, कठोर ताल, और नंबर 2 जो होता है कोमल ताल, कोमल ताल। अब कोई पूछता है कि कठोर ताल आपके मुख गुहा में कहाँ पाए जाते हैं और कोमल ताल कहाँ पाए जाते हैं। तो कठोर ताल आगे होता है, जैसे आप मुंह को खोलते हैं और इस प्रकार ऊपर हाथ लगाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि जबड़े के दांत है, दांत के बगल में अंदर हिलाते हो उंगली को तो आप देखते हैं कि वो कठोर आपको अनुभव होता है। लेकिन अगर जीभ के नीचे आप हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कोमल, मुलायम आपको महसूस होता है। तो आपके मुख गुहा में 2 प्रकार के ताल पाए जाते हैं। पहला ऊपर जो होता है कठोर ताल, जो आपके आगे दिखाई देता है। आगे से जब नीचे की ओर मुख गुहा के अंदर की ओर आप हाथ को डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कोमल ताल। उसके बाद में आपके मुख गुहा में दांत हो गया, जीभ हो गया, ताल हो गया, और उसके बाद में क्या होता है, लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो लार ग्रंथियाँ भी आपके मुख में पाई जाती हैं। अब लार ग्रंथियाँ जो होता है सभी लोग जानते हो कि आपके मुंह में हमेशा लार स्रावित होता रहता है। तो लार क्यों स्रावित होता है, ये एक प्रकार की पाचन ग्रंथियाँ मानी गई हैं। क्योंकि अगर लार आपके मुख में नहीं रहेगा तो आपका मुख सूखा रहेगा, जिससे आप भोजन करते हो तो आपको निगलने में या भोजन को मिक्स करने में चिकना नहीं बनेगा, तो आप निगल नहीं सकते हो। तो ये लार जो होते हैं क्या होते हैं, चिकने होते हैं, जो आपके भोजन को जब दांत क्या करता है, पीसता है, काटता है, कूचता है, तो उसी में लार क्या होता है, जीभ मिक्स करता है। और जब जीभ मिक्स कर देता है तो आप आसानी से उसको निगल लेते हैं। अगर कभी कभी आप तीव्र गति से भोजन करते हो तो तीव्र गति से भोजन करते हो तो क्या होता है, निगलने में आपको परेशानियां होती हैं। और जब परेशानियां होती हैं तो आप क्या करते हैं, पानी की सहायता से उसको निगलते हैं। तो ये क्या करता है, लार ग्रंथियां, ये आपके भोजन को चिकना बनाता है, जिससे आप आसानी से उसे क्या करते हो, ग्रहण कर सकते हो, निगल सकते हो। ठीक, अब इसमें जो होता है लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो लार ग्रंथियां भी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक क्या होता है, अधोहन, नंबर 2 जो होता है अधोजीवा, और नंबर 3 जो होता है क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथियां। ठीक, तो तीनों जो होते हैं ये आपके मुख में हमेशा लार को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, जिससे आपका भोजन चिकना होता है और उससे आसानी से आप निगल सकते हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, मुख गुहा के अंतर्गत आता है। अगला जो मुख गुहा में होता है अलजीवा, अलजीवा जिसको आप क्या कहते हैं, कौवा कहते हो या फिर क्या कहते हो, अलजीवा। तो अलजीवा जो होता है जैसे काग जिसको कहते हैं, जब मुख को खोलते हैं तो आप मुख को पूर्ण रूप से खोलते हो तो एक आपके मुख के अंदर इस प्रकार का एक लटकन टाइप आपको दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, वो आपके भोजन को निगलते समय आपके जीभ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिससे आपका भोजन पूर्ण रूप से क्या होता है, अंदर की ओर ग्रास नली में पहुंचता है। ठीक, तो अब दूसरा जो होता है ग्रास नली होता है। पहला जो है आपका मुख गुहा हो गया, अब दूसरा जो होता है ग्रास नली। अब ग्रास नली में क्या होता है, इसमें श्लेष्मिक आवरण होता है। जैसे आपका मान लीजिए ग्रास नली है, अब इसमें क्या होता है, इसमें छोटी छोटी खांचाएं होती हैं। इस प्रकार जब इसमें भोजन क्या होता है, आप निगलते हैं तो इसमें क्या होता है, इस दीवारों पर, जिसको आहार नाल भी कहते हैं और या फिर ग्रास नली भी कहते हो, तो इसमें श्लेष्मिक मतलब चिकना पदार्थ जो आपके ग्रास नली में हमेशा पाया जाता है, वो क्या करता है, भोजन को खिसकाने में सहायता करता है। अब ग्रास नली के बाद में जब भोजन पहुंचता है तो कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, आमाशय। तो आमाशय
जो आपके उदर भाग में पाए जाते हैं। आपको पता है कि क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए पसलियाँ हैं, तो यहाँ पर जो आपका होता है वो अमाशय होता है, वो हम आगे आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। ठीक, तो अमाशय में जब भोजन पहुँचता है तो अमाशय में 2 से 3 से 4 घंटे भोजन जो होता है रुकता है। और जब यहाँ पर भोजन रुकता है तो उस रुके हुए समय 3 से 4 घंटा जब भोजन रुकता है तो उस समय इस भोजन को सड़ने से कौन बचाता है, तो वहाँ पर एक आपका पाचन रस जो होता है, क्या कहते हैं, पाचन रस, जिसे हम क्या कहते हैं, जठर रस। जठर रस पाया जाता है जो हमेशा अमाशय की दीवारों से स्रावित होता रहता है और वो 3 से 4 घंटे जब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो उसे क्या करता है, सड़ने से बचाता है। तो ये जठर रस का कार्य यही होता है कि अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो उसे सड़ने से बचाता है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, ग्रास नली से भोजन सबसे पहले आपके उदर भाग में पहुंचता है तो किस भाग में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में पहुंचता है तो वहां पर कितने घंटे रुकता है, 3 से 4 घंटे। और 3 से 4 घंटे जब रुकता है तो उस अमाशय में क्या पाया जाता है, पाचन रस पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। और वो जठर रस क्या करते हैं, भोजन को सड़ने से बचाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, अमाशय से फिर अग्न्याशय में पहुँचता है। अमाशय से अग्न्याशय में, तो अग्न्याशय में पहुंचता है। तो अग्न्याशय जो होता है, जैसे ये अमाशय से इस प्रकार की एक पत्ती की संरचना होती है। ठीक, यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पर जो होता है अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का निर्माण होता है। मतलब ये भी एक पाचन, अग्न्याशय में जब भोजन पहुंचता है तो अग्न्याशय में क्या होता है, पाचन रस, जिसका नाम क्या होता है, अग्न्याशयी रस होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन के अवयव व मंड, जैसे प्रोटीन दाल खाते हो, मंड मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे चावल खाते हो, तो उसका पाचन कौन करता है, अग्न्याशयी रस कहते हैं। जैसे अग्न्याशय में जब अमाशय से अग्न्याशय के पास भोजन पहुंचता है तो वहां पर कौन सा रस स्रावित होता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन रस कहते हैं। जो भोजन में प्रोटीन के अवयव होते हैं या मंड के अवयव होते हैं उनको क्या करता है, संचित करता है, मतलब इकट्ठा करता है। और अवशेष भोजन जो होते हैं, जैसे जो पोषक तत्व प्रोटीन और मंड को क्या किया, अग्न्याशयी रस उसको संचित किया। शेष जो भोजन बचता है उसको वो क्या करता है, आंत में भेज देता है। आंत का नाम सुना होगा। आंत जो होता है, अब आंत में जब भोजन पहुंचता है तो आंत की लंबाई जो होती है लगभग 8 मीटर, आंत की लंबाई जो है लगभग 8 मीटर लंबा होता है। और इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 छोटी आंत, और नंबर 2 बड़ी आंत। अब छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई जो होती है 6.5 मीटर लंबा होता है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर लंबा होता है। इसके आगे चित्र बनाना है। ठीक, हाँ, तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि चित्र बनाना है पाचन तंत्र का, तो आगे हमने बताया था कि अब आंत के बाद में आप देखते हैं कि ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। अब मनुष्य के पाचन तंत्र में आपको बताया गया था कि मुख गुहा में क्या होता है, पहले मुख होता है और मुख के अंदर हमने बताया था कि दांत होते हैं, दांत, और उसके बाद में हमने बताया था जीभ। तो ये सब क्या होते हैं, मुख के अंदर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर
मुख, जब हम भोजन को क्या करते हैं मुख में डालते हैं तो दांतों की सहायता से उसे हम क्या करते हैं, काटते हैं, पीसते हैं। उसके बाद में जीभ की सहायता से आपके शरीर में हमने बताया था कि मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे अधोहन, अधोजीवा और कणमूल, जिसको पैरोटिड ग्रंथियां भी कहते हो। तो ये जो आपको दिखाई देता है ये लार ग्रंथ है, एक प्रकार का लार है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर जैसे गलफड़े के नीचे आपको क्या होता है सूजन या गिल्टियाँ हो जाती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, गाला बीबी, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, गलसुआ नामक रोग कहते हैं। वो गलसुआ नामक रोग किस नली के सूजन से होता है, कणमूल लार ग्रंथियां अथवा पैरोटिड लार ग्रंथियां के सूजन आ जाने के कारण गलसुआ नामक रोग होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, गाला बीबी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब भोजन को हम निगलते हैं तो यहाँ पर एक क्या होती है, ग्रासनी होती है, ग्रासनी। अब ये ग्रासनी जो होता है ये एक चम्मच की भांति कार्य करती है और इसमें इस ग्रासनी में इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार की। तो ये जो होता है किसको जोड़ता है, मुख को जोड़ता है। ये जो होता है किसको जोड़ता है, नाक को जोड़ता है। और ये जो होता है ग्रास नली को जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 नली आपको दिखाई दे रही है, 1, 2 और 1, 3। इस भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रासनी कहते हैं। यहाँ पर एक चम्मच की भांति कार्य करता है, चैम्बर लगा होता है। जब आप मुख की सहायता से भोजन को लेते हैं तो चम्मच जो होता है आपके नासा मार्ग को क्या करता है, ढक लेता है। और ढकने के बाद में भोजन सीधा आपका ग्रास नली की सहायता से कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। कभी कभी क्या होता है आप तीव्र गति से भोजन को करते हैं और उसी में क्या आता है, हंसते हो खाते समय। तो जब खाते समय हंसते हो तो आपको क्या होता है, नाक के द्वारा कुछ आपको दर्द महसूस होता है। तो जब ये चम्मच क्या होता है पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है, तो अगर भोजन के कोई भी कण अगर आपके नासा मार्ग में पहुंचते हैं जिससे आपको खांसी या छींक उस समय आने लगती है। ठीक, तो ये हो गया ग्रासनी। ये यहाँ पर इस भाग को हम ग्रासनी कहते हैं। तो यहाँ पर एक चम्मच लगा होता है जो क्या करता है, जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये नासा छिद्र को क्या करता है, ढकता है और आपका भोजन सीधा किस में पहुँचता है, ग्रास नली में। अभी हमने बताया था कि ग्रास नली में एक क्या होता है, श्लेष्मिक आवरण होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, चिकना पदार्थ। तो चिकने पदार्थ की सहायता से भोजन आसानी से फिसलता हुआ कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में अभी हमने बताया था कि आमाशय में जब भोजन पहुँचता है तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे रुकता है। उस समय वहाँ पर इस आमाशय की जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, इस दीवारों में क्या स्रावित होता है, जठर रस, जिसको आप क्या कहते हैं, पाचन रस कहते हैं। और वो भोजन को क्या करता है, सड़ने से बचाता है। यहाँ से जब भोजन फिर कहाँ पहुँचता है, ग्रहणी में पहुँचता है। और ग्रहणी या फिर आप क्या कहते हैं, अग्न्याशय, ये दोनों में ही क्या कौन सा पाचन रस स्रावित होता है, अग्न्याशयी रस। अभी हमने लिखा था कि अग्न्याशयी रस जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन और मंड को क्या करता है, संचित करता है। अब जैसे मंड क्या है, अभी बताया गया था कि इस मंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, जो क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे आप चावल खाते हो, सब्जी आलू का खाते हो, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को ये अग्न्याशयी रस जो होते हैं वो क्या करते हैं, संचित करते हैं। वह प्रोटीन को, अवशेष जो भोजन बचता है उसको सीधा वो कहाँ पहुँचा देते हैं, आंत में पहुँचा देते हैं। ये भाग जो होता है आपका क्या कहलाता है, आंत कहलाता है। आंत की लंबाई अभी हमने बताया था कि 8 मीटर होता है, जिसको हमने बताया था कि छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6.5 मीटर होता है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 होता है। ये बताया गया था, दोनों मिला लेंगे तो आपका आंत की लंबाई कितनी हो जाती है, 8 मीटर हो जाती है। यहाँ पर आंत में भी क्या होता है, आंतरीय रस का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, ये प्रोटीन, माल्टोज, ठीक, इस सबको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अवशेष भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका क्या करते हो, गुदा द्वार के द्वारा विसर्जन करते हो। अब आपके शरीर में क्या होता है, ये शरीर है मनुष्य का। अब जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर को आप देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं। कोई पूछता है कि अपने शरीर को कितने भागों में बांटा गया है, क्या बताओगे,
मनुष्य के शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, जैसे यहाँ से आप देखते हैं कि इतना भाग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, सर कहते हैं या सिर कहते हो। तो सिर में क्या आता है, मुख आता है और उसके बाद में गर्दन आता है। अब गर्दन से ठीक नीचे जैसे कंधा कहते हो, कंधा से लेकर यहाँ पर आपको क्या होता है, अनुभव होता है कि यहाँ पर कुछ हड्डियाँ आपको इस प्रकार की दिखाई देती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, पसलियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर हड्डियाँ महसूस होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस भाग को हम क्या कहते हैं, वक्ष कहते हो, वक्ष। अब वक्ष भाग में आपके क्या पाया जाता है, वक्ष भाग में फेफड़ा, जैसे आपके दोनों वक्ष पर फेफड़े दोनों साइड में पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हो, ठीक। और उसके नीचे जो यहाँ से कहते हो पेट दर्द हो रहा है, तो पेट से लेकर पैर तक, इस भाग को आप क्या कहते हैं, उदर भाग कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर को 3 भाग में, पहला हो गया सिर, दूसरा जो हो गया वक्ष हो गया, और तीसरा जो हो गया उदर हो गया। तो अगर कोई पूछता है कि वक्ष भाग में मनुष्य का कौन सा भाग स्थित होता है, तो आपको बताना है फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा जो होता है आपके वक्ष में पाए जाते हैं। उदर जो होता है जिसको आप क्या कहते हैं, पेट कहते हो। अब उदर में आपको बाएं साइड में, जैसे मेरा बायां हाथ है, ये क्या है, दायां हाथ है, तो बाएं साइड में आप क्या देखते हैं, अमाशय। और अमाशय और इस भाग को हम क्या कहते हैं, जो नीचे की हड्डी एक होती है, इसको हम कहते हैं तंतु पट कहते हैं या डायाफ्राम कहते हो। तो तंतु पट और अमाशय के बीच में यहाँ पर एक भाग और पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। और प्लीहा जो होता है वो क्या करता है, ब्लड बैंक का कार्य करता है। अब ब्लड बैंक, खून का बैंक जिसको कहते हो, जैसे आप लोग क्या करते हो, खाता खुलवाते हो, उसमें क्या करते हो, बैलेंस डालते हो, बैलेंस की आवश्यकता होती है, आप क्या करते हैं, विड्रॉल या एटीएम की सहायता से निकाल लेते हो। उसी प्रकार आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक अगर रुधिर होता है तो कहाँ जमा होता है, प्लीहा में। और जिस अंग को क्या होता है, रुधिर की आवश्यकता होती है, उसको प्लीहा क्या करता रहता है, देता रहता है। तो ये इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, मतलब रुधिर का बैंक आपके शरीर में पाया जाता है, जो कहाँ स्थित होता है, उदर भाग में स्थित होता है। उदर भाग के किस साइड में स्थित होता है, बाएं साइड में। बाएं साइड में किसके बीच में, तंतुपट और अमाशय के बीच में प्लीहा स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रुधिर बैंक कहते हैं। याद रहेगा। अब आगे देखिए, दाएं साइड, ये तो हो गया बायां साइड। अब दाएं साइड में क्या है, यकृत है, जिसको आप क्या कहते हो, लीवर कहते हो, ठीक। तो लीवर को ही यकृत कहा जाता है। अब यकृत जो होता है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, जो आपके उदर भाग के दाएं साइड में तंतुपट के ठीक नीचे अमाशय के ऊपर स्थित होता है, ठीक। तो ये आपका 2 पालियों में क्या होता है, यकृत बटा होता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि 2 पालियों में आपको दिखाई भी दे रहा है। दायां पाली जो होता है बाएं पाली की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। और उसी के ठीक नीचे क्या होता है, पित्ताशय, मतलब आपके यकृत के ठीक नीचे एक पित्ताशय थैली पाई जाती है, जो यकृत की कोशिकाओं से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। अब जो जुड़ी नालिकाएं दिखाई आपको देती हैं, जैसे ये नालिका है, ये नालिका, इसको हम क्या कहते हैं, पित्तनली कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से जो स्रावित पित्तरस होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो ये क्या है, पित्ताशय है। यहाँ पर हमने बताया कि ये क्या है, ग्रहणी है। और ग्रहणी अमाशय और आंत के बीच में क्या होता है, अग्न्याशय होता है। और अग्न्याशय से ही अग्न्याशय रस का निर्माण होता है, और आंत से आंत का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई आपको बताया गया कि 8 मीटर होती है, ठीक। तो यहाँ से ये आपका इम्पोर्टेंट है, हाई स्कूल की परीक्षा में आता है, और ये 11 में भी है, 11 के सिलेबस में भी है। तो 11 और 10 2 क्लास के लिए अनिवार्य है पाचन तंत्र। तो अब यहाँ से एक बार पुनः आप लोग फिर से देख लीजिए कि हमने बताया था कि पाचन की परिभाषा, जटिल भोज पदार्थ को सरल भोज पदार्थ में बदलने की क्रिया को क्या कहते हो, पाचन कहते हो। पाचन तंत्र हमने बताया था निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में हमने बताया था दांत आता है, जीभ आता है, तालु आते हैं।
अलजीवा आते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? मुख में आते हैं। दूसरा हमने बताया था ग्रासनली, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि ग्रासनली में एक श्लेष्मिक आवरण होता है, जिसकी सहायता से भोजन क्या होता है? फिसलता रहता है और वो सीधा कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। अब अमाशय में भोजन जो होता है 3 से 4 घंटे रुकता है और वहाँ पर उसको सड़ने से बचाने का कार्य कौन करता है? जठर रस करता है। और उसके बाद में वहाँ से फिर ग्रहणी में पहुँचता है, तो वहाँ से अग्न्याशयी रस का निर्माण होता है। वहाँ पर क्या करता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप मंड कहते हैं, उसको संचित करता है और शेष भोजन को कहाँ पहुँचाता है? आंत में पहुँचाता है और आंत से आंतरी रस का निर्माण होता है और शेष पोषक तत्वों को क्या कर लेता है? अवशोषित करता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को गुदा द्वारा वो क्या करता है? बाहर करता है। तो अगर वीडियो मेरा लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आएगा। धन्यवाद।